नमस्कार। और आज जीएस की चौथी क्लास है जो एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी की उपाधि किससे मिली हुई है? तो नेताजी की उपाधि मिली हुई है सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का जो उपनाम है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके नाम के साथ ही जुड़ता है। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लोकनायक। इन्हें कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है राजर्षि। तो ये चारों महापुरुषों के हुए उपनाम। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। देखो 2 शब्द हैं, दोनों में पहले हमें अंतर पता होना चाहिए। एक शब्द तो है अर्थव्यवस्था और एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो सबसे पहले देखो अर्थशास्त्र ध्यान देंगे हम। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, जबकि अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है, एक जगह है, एक स्थान है। जैसे किसी गांव की अर्थव्यवस्था हो सके, किसी शहर की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था। तो दोनों में डिफरेंस आया होगा समझ में। तो इसने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो हम ये भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जुड़े हुए सभी कार्य आ जाएंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमारे आएंगे कृषि एवं खनन। ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य होगा, कृषि एवं खनन। तो कृषि है, खनन खानों से जैसे हम कोई धातु निकाल रहे हैं या कोई भी मटेरियल निकाल रहे हैं। पशुपालन है, बागवानी है, दूध उत्पादन है। ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद जो भी चीज़ हमारी कारखानों में बनती है ना, कच्चे माल से कारखानों में बनती हैं, उन्हें हम रखेंगे द्वितीय क्षेत्र में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? तो वो आएंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग ये आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र में। जो चीज़ कारखानों में बनती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। और देखो सेवा आती है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में। सेवा में क्या काम आएंगे? कौन से कार्य आएंगे? टीचर का पढ़ाना है ना, बैंकिंग, जैसे हम अपने पैसा जमा करने गए या वहाँ से बैंक से पैसा लाए, तो वो क्या है? सेवा है। यातायात क्या है? सेवा है। तो यातायात, वित्तीय सहायता और जो डॉक्टरी सहायता, ये सब क्या है? ये सेवा है। तो सेवा आती है तृतीय क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पैट के पेपर में कि सेवा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो आप बता देंगे तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 3 है। इसने कहा किसके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक बोले, 4 कक्ष बोले, 4 चैम्बर बोले, यानी चैम्बर, कक्ष, कोष्ठक एक ही बात है। ठीक है, तो इसने पूछा 4 कोष्ठक किसके हृदय में पाए जाएंगे? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में, 2 आलिंद 2 निलय। ठीक है, मेढक के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 कक्ष या कोष्ठक या चैम्बर। मछली के हृदय में 2 कक्ष या कोष्ठक पाए जाएंगे और कॉकरोच के हृदय में 3 कक्ष पाए जाएंगे, 13 कोष्ठक पाए जाएंगे। ठीक है, तो कॉकरोच के कितने पाए जाएंगे? 13। क्वेश्चन 4 है। इसने कहा लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है, यानी समाधि स्थलों के नाम पूछा है। किसकी समाधि स्थल का नाम पूछा है? लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो भाई राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आप बोलोगे महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। किसान घाट
किसका समाधि स्थल है? तो आप बोलोगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। और शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसने पूछा है महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं भैया महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है। फिर वाल्मीकि जी की जो बुक है उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे वाल्मीकि जी की किताब का नाम है रामायण। और रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो रामायण की भाषा हो जाएगी संस्कृत। रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत। और रामायण में जो अध्याय हैं उन्हें कांड कहा जाता है। तो रामायण में 7 अध्याय हैं जिन्हें 7 कांड कहा जाता है। तो संपूर्ण रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इसके बाद है तुलसीदास। तो तुलसीदास ने जो किताब लिखी उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये हिंदी की अवधी बोली में। याद रखेंगे हिंदी की अवधी बोली में। देखो अवधी भाषा नहीं है, हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, उन्हीं में से एक बोली है अवधी। तो अवधी बोली में लिखी गई है हमारी रामचरितमानस। अब महाभारत की भी हम थोड़ी देर बात कर लें। तो महाभारत संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है और महाभारत के जो अध्याय हैं वो टोटल 18 हैं। संपूर्ण महाभारत 18 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय को पर्व कहा जाता है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पर्व। अध्याय को क्या कहा जाएगा? पर्व। अब कल्हड़। तो कल्हड़ ने जो बुक लिखी है उसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ की बुक है राजतरंगिणी। सवाल है 6। इसने कहा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ध्यान देंगे कुछ। सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव शरीर में जो कुल हड्डी हैं, कुल हड्डी वो कितनी है भैया? तो कुल हड्डी होंगी 206। और ये कौन से मानव की बात कर रहे हैं? वयस्क मनुष्य में जो हड्डी होंगी 6। अच्छा, बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 208। और नवजात शिशु में जो हड्डियां होंगी वो होंगी 300। तो ये तो रही हमारी हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होंगी। ठीक है। अब देखो हमारे जो इसने पूछी सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। और ये कहाँ पाई जाएगी? हमारे पैर में। पैर की हड्डी है। पैर में भी कहाँ है? ये जांघ में। तो जो जांघ की हड्डी है सबसे लंबी, हमारे यहाँ घुटने से ऊपर की जो हड्डी है कूल्हे तक, तो उस हड्डी का नाम है फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। इसके बाद देखो रेडियस अल्ना। 2 हड्डी तो ये हैं, रेडियस अल्ना। एक हड्डी का नाम है ह्यूमरस। देखो ये हड्डी कंधा से और कोहनी तक ह्यूमरस है। ये हड्डी ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ये 3 हड्डी याद रखेंगे विशेषतः हाथ की हड्डी हैं। रेडियस अल्ना ह्यूमरस कहाँ पाई जाएंगे? ये तीनों की तीनों हमारे हाथ में पाई जाएंगे। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर हमारे यहाँ होते हैं कार्पल्स होते हैं 7 कार्पल्स होंगे। उनके आगे उंगली के ऊपर एक एक हड्डी होती है, इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये 5 होंगी। और हमारी उंगलियों में और अंगूठा सहित टोटल जो हड्डी होंगी वो होंगी 14 हड्डी हैं, इन्हें बोलेंगे फेलेंजेज। हड्डी जो हमारी उंगलियों में होंगी फेलेंजेज। तो 14 उंगलियों में 5 हमारे यहाँ होंगी मेटाकार्पल्स और 7 होंगे कार्पल्स और 3 हड्डी होंगी हमारे यहाँ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना।
ठीक है। अब ये टिबिया, देखो टिबिया हड्डी, इसके बाद फिबुला, फिबुला, और कल हमने देखी थी एक पटेला, पटेला। तो टिबिया, फिबुला, पटेला और फीमर, ये चारों हड्डी हमारे पैर की हैं। फीमर हड्डी जांग में होगी, पटेला हड्डी ये घुटने के ऊपर जो आप पकड़ के हिला सको उसे, वो हड्डी है। और घुटने के नीचे हमारे दो हड्डी हैं, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फिबुला। तो ये हमारे कहाँ की हड्डी हुई? ये हड्डी हो जाएंगी हमारे पैर में। चलो क्वेश्चन 7 है, इसने कहा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक है, आपसे पूछ लेगा कि ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, राजनीति से है, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन सी भाषा में? संस्कृत में। संबंध किससे है, किस विषय से संबंधित है? तो आप बोलोगे राजनीति से है। किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जी चाणक्य ने। अब देखो चाणक्य, इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, सेकंड नेम क्या है इनका? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। अच्छा चाणक्य कौन थे? तो आपको पता है जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और संरक्षक थे वो थे चाणक्य। तो मगध में एक राजवंश था जिसे हम बोलेंगे नंदवंश, और नंदवंश के राजा थे घनानंद। घनानंद को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन की देखरेख में ये लड़ाई लड़ी चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो नेतृत्व किया था, यानी जो रणनीति तैयार करी थी वो की थी चाणक्य ने। तो चाणक्य ने रणनीति तैयार करी और चंद्रगुप्त मौर्य ने वो लड़ाई जीती। तो उसके बाद यानी नंदवंश के बाद जो मगध पर शासन आया वो आया मौर्य वंश का, जिसके पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी चाणक्य ने। अब आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिका। अब आपसे पूछ लेगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया या किसके दरबार में भारत आया? तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। आपने नाम सुना होगा सिकंदर। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, और वो सेलुकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया तो कुछ संधि और समझौते हुए उन दोनों के बीच में, और सेलुकस निकेटस ने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और इसने ही एक बुक लिखी थी इंडिका। अब है अलबरूनी। अलबरूनी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अब देखो तारानाथ, ये हम अलबरूनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। तारानाथ कौन है? तो तारानाथ ये तिब्बत के लेखक हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है कांगयोर, कांगयोर व तंगयोर, कांगयोर व तंगयोर। तो ये है तारानाथ की किताब है। क्वेश्चन है 8, इसने कहा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारी जो संविधान सभा है उसका निर्माण जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब उसके जो पहले अध्यक्ष बनाए वो कौन बनाए? तो पहले जो अध्यक्ष बनाए ना वो बनाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये 2 ही दिन अध्यक्ष रहे, यानी ये टेम्परेरी तौर पे बनाए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप बोलोगे सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष हैं ये? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसने क्या पूछा है? स्थायी अध्यक्ष पूछा है।
तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। एक बार ये संविधान सभा ने ही मनोनीत कर दिए पहली बार, और दूसरी बार इनका निर्वाचन हुआ, तो 2 बार ये उसके भारत के राष्ट्रपति रहे लगातार। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या हैं ये? अध्यक्ष। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी, ये बात ध्यान रखेंगे, एक तो महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों व्यक्ति ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। देखो, क्वेश्चन आराम से होने चाहिए। सबसे पहले शिक्षा के लिए हमें 2 चीज़ बहुत आवश्यक हैं, एक शांति और दूसरा संघर्ष। तो अगर हम शांति से रहेंगे, दूसरा संघर्ष करेंगे, संघर्ष का मतलब लगातार मेहनत करेंगे और कॉन्फिडेंस अंदर रखें कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये उम्मीद रखें और लगातार मेहनत करें तो सफलता हमें मिल जाएगी। लेकिन अब क्या करें, ज़्यादातर हम देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे टीचर होंगे पूरा हाय हुल्लड़, अरे आराम से तसल्ली से अपनी बातें कहो, दूसरे की समझ में आवे। ठीक है, तो अब देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ये रेड क्रॉस है क्या? रेड क्रॉस, देखो आप जहाँ भी मेडिकल से संबंधित बातें होंगी वहाँ लाल रंग में इस तरह का चिन्ह देखा होगा प्लस का, रेड कलर में, तो इसी को कहा जाता है रेड क्रॉस। अच्छा, रेड क्रॉस होता है डॉक्टरी सहायता के लिए। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन व्यक्ति या संस्था है जिसे सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार यानी 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? रेड क्रॉस को। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब 1 मई को क्या है? 1 मई को क्या है? तो आप बोलोगे 1 मई को है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। एक क्वेश्चन और है श्रमिकों से रिलेटेड कि विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, ये बात किसने कही? और ये आपके किसी पेपर में, एसएससी के या दिल्ली पुलिस के पेपर में किसी ना किसी में मैंने देखा है। तो विश्व के सभी मजदूर एकजुट हो जाओ या एक हो जाओ, ये बात किसकी है, ये कथन किसका है? तो आप सर्च करें और कमेंट्स में लिखेंगे। अब देखो 11 मई में क्या है? 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई में होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब 31 मई को क्या है? 31 मई को है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू रोधी दिवस। तो ये हमारे हुए दिवस 4। 10वां क्वेश्चन है और आज की सीरीज का अंतिम भी क्वेश्चन है। इसने कहा सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहेंगे हम? तो सूर्योदय का देश बोलेंगे जापान को। सूर्योदय का देश जापान को। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक बात, जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसके बाद क्यूबा। क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का चीनी का कटोरा। विश्व का चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा। अब देखो ये है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखो नॉर्वे, नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, सूर्य का देश। तो ये 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। उम्मीद है श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।